रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस, सुनिएगा गौर से। 1992 में यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रिजोल्यूशन लाया गया। रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव। किसी भी चीज़ को पारित करने के लिए जो आप पहला ड्राफ्ट लेके आते हैं उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। 1992 में यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन लाया गया था। रिजोल्यूशन था मेनली कुछ कंप्लेन थे यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट जो उसके अंदर लाया गया था और यूनाइटेड नेशन ने उसको एक्सेप्ट किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन ने 1992 में जो 3 कंप्लेन एक्सेप्ट किए थे वो तीनों कंप्लेन एक्सप्लेन कीजिए। समझ आ रही है? या द रिजोल्यूशन एक्सेप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 1992 में यूनाइटेड नेशन ने कौन सा रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया था? हम आपको बताते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 1992 में एक रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया था। इस रिजोल्यूशन में मेनली हमारे 3 कंप्लेन थे। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन इन द केस फॉर रिफॉर्म के लिए यूनाइटेड नेशन ने कुछ रिजोल्यूशन एक एक्सेप्ट किया था। दिस रिजोल्यूशन रिफ्लेक्ट मेनली 3 कंप्लेन। इसके अंदर 3 कंप्लेन थे। कितने कंप्लेन थे? 3 कंप्लेन थे। पहला कंप्लेन था अपने पास कि सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स रिलेटिवली। ठीक है, ये रियलिटीज आज जो अपने पास कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में हमने 5 मेंबर डाले थे। कितने डाले थे? ये 5 परमानेंट डाले थे। ये 5 परमानेंट एक्चुअली कौन थे? ये 5 परमानेंट वो थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे पावरफुल कंट्रीज थी। लेकिन क्या आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज हमारे पास इतना साल बीत चुका है, 70 साल से ज़्यादा हो चुका है, और इस समय क्या वही 5 पावरफुल कंट्रीज वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। उस समय हमने एशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंट्री डाला जिसका नाम था चाइना। क्या आज पूरे एशिया की इकोनॉमी को सिर्फ चाइना लीड करता है? एशिया में तो अपने पास कोरिया भी है, इंडिया भी है, जापान भी है। ये भी तो लीडिंग इकोनॉमी है ना एशिया की। आप बताइए, उस समय पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लिए आपने सिर्फ एक ही कंट्री डाला, यूएसए। क्या अपने पास नॉर्थ और साउथ अमेरिका की कंट्री को लीड करने में कनाडा नहीं है, ब्राज़ील नहीं है, अदर कंट्रीज नहीं है? यूरोप में आपने 3 कंट्रीज डाला था, ब्रिटेन भी डाला, फ्रांस भी डाला और अपने पास रसिया भी डाला। ये तीनों कंट्रीज यूरोप को उठा के डाल दिए, लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से तो एक भी कंट्री आपने नहीं डाला। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो ये पहला अपने पास कंप्लेन था कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो रियली में आज क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स या कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल रियलिटीज है उसको रिप्रेजेंट। पहला कंप्लेन ये था। दूसरा कंप्लेन था कि इसका जो डिसीजन होता है हमेशा वेस्टर्न वैल्यूज के फेवर में होता है। इसका डिसीजन हमेशा, और आज भी अभी भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन का सारा डिसीजन वेस्टर्न कंट्रीज के फेवर में होता है। दूसरा कंप्लेन था कि इस डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड दे आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पावर्स। और ये पूरा का पूरा हम बताते हैं, उसके अंदर जितना भी यूनाइटेड नेशन के अंदर डिसीजन लिया जाता है वो कुछ ही पावरफुल कंट्रीज है जिनके इन्फ्लुएंस से सारा डिसीजन लिया जाता है, और कुछ ही में मेनली अपने पास यूएसए है, ब्रिटेन है, रसिया है, यही सब इन्फ्लुएंस करता है। चाइना है, उसकी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि आज हमारे कंट्री में, मतलब कि आज जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के अंदर जितना भी डिसीजन लिया जाता है ये सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। किसको रिफ्लेक्ट करता है? ये सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज और वेस्टर्न इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, और जो भी डिसीजन लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? कुछ ही पावरफुल कंट्रीज के द्वारा लिया जाता है। तीसरा अपने पास कंप्लेन क्या था? तीसरा कंप्लेन था अपने पास कि इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। ये 3 अपने सिंपल से क्या थे? कंप्लेन थे। ये तीनों कंप्लेन 1992 में यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया था। तो आपसे याद रहेगा, आपसे पूछा जाएगा यूएन ने कौन सा रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया था 1992 में और क्या क्या कंप्लेन थे? 3 कंप्लेन था, तीनों कंप्लेन याद रखिएगा। अगला आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What reforms were suggested by United Nations to become permanent and non-permanent member of United Nation? यूनाइटेड नेशन के परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म लाए गए थे? ठीक है, कौन कौन से सजेशन लाए गए थे जिसे यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया था? या फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन हमने आपको लिखवाया था कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ कैन यू जस्टिफाई द स्टेटमेंट और हाउ कैन यू support the statement that India should be a permanent member of United Nations। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप कैसे ये जस्टिफाई कीजिएगा या सपोर्ट कीजिएगा कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 1997 में यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन कौन से अपने पास क्राइटेरिया लाया गया था परमानेंट मेंबर बनने के लिए और नॉन परमानेंट या परमानेंट मेंबर बनने के लिए। 1 जनवरी 1997, 1 जनवरी 1997 यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो अपने पास थे, ठीक है, उनका नाम था कोफी अन्नन। क्या नाम था उनका? कोफी अन्नन। ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रॉम घाना। कहाँ के रहने वाले थे? ये लिख लीजिए फ्रॉम घाना, ये घाना के रहने वाले थे। तो जनरली 1 जनवरी 1997 को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम था कोफी अन्नन, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सजेस्ट किया था टू बिकम परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया इन्होंने क्या किया था? सजेस्ट किया था। और ये क्राइटेरिया कौन कौन सा था? द फॉलोइंग आर द जस्ट सम ऑफ द क्राइटेरिया टू हैव बीन प्रपोज्ड फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो कौन कौन सा क्राइटेरिया है? सबसे पहला क्राइटेरिया था अपने पास एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, दूसरा एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर होना चाहिए, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर, एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर, तीसरा अपने पास था सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड नेशन बजट, यूएन बजट में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, मतलब यूनाइटेड नेशन में हमेशा वो क्या करता हो? कंट्रीब्यूशन देता हो उसके बजट में, ठीक है। चौथा एक बड़ा कंट्री हो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। नहीं, ये जनरली वो क्राइटेरिया लाया गया था कि परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए। उसके बाद पांचवा क्राइटेरिया अपने पास था कि एक ऐसा नेशन हो जो अपने पास डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। और नेशन दैट रेस्पेक्ट है ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अगला था अपने पास अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, ठीक है। जनरली अपने पास ये जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में था कि पहला बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हो, दूसरा अपने पास क्या था? मिलिट्री पावर हो, तीसरा अपने पास था कि वो यूनाइटेड नेशन के बजट में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर हो। हर साल हम जो है अराउंड 1%, इंडिया 1% कंट्रीब्यूट करता है, तो यूनाइटेड नेशन के बजट में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर हो। चौथा अपने पास था कि पॉपुलेशन के टर्म में बड़ी कंट्री हो। सर कभी बाद में अगर इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो ये है। अभी हम बताते हैं ना कैसे। पांचवा पॉइंट याद रखिएगा कि वो ह्यूमन राइट्स को, डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट करता हो। 6th पॉइंट था अपने पास, ठीक है, कि एक ऐसी कंट्री हो जब उसके अंदर आए, यूनाइटेड नेशन के अंदर आए, तो उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे, कल्चरल टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में या फिर जोग्राफिकल टर्म में, हर एक टर्म में उसको क्या करे? और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे। सर वो इकोनॉमिक की बात करी कहाँ सर? ये इकोनॉमिक एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ आया? ये क्राइटेरिया लाया गया था। ये क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम थे, मतलब कि जब वो यूनाइटेड नेशन के अंदर आए ना, तो वो यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे, मतलब कि उसके अंदर डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे। हमसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वर्ल्ड में और कौन कंट्री रिप्रेजेंट कर सकती है? हमारे यहाँ हज़ारों लैंग्वेज बोले जाते हैं, समझिए। हमारे यहाँ इतना सारा इथनिक और कल्चरल ग्रुप रहता है। हमारे यहाँ डिफरेंट कस्टम्स, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, समझिए। ये जो क्राइटेरिया लाया गया था, इस क्राइटेरिया के कुछ प्रॉब्लम थे, मेनली 2 प्रॉब्लम थे, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि आपने ये बोल दिया कि इकोनॉमी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कितना बड़ा इकोनॉमी होना चाहिए। आपने बोला मिलिट्री पावर होना चाहिए, कितना बड़ा मिलिट्री पावर होना चाहिए ये डिफाइन नहीं किया। आपने बताया कि बजट का रेगुलर कंट्रीब्यूटर होना चाहिए बजट में, लेकिन आपने ये बताया ही नहीं कि बजट में वो कितना पैसा कंट्रीब्यूट करे। समझ आ रहा है? तो ये जो टू बिकेम द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, कुछ अपने पास जो क्राइटेरिया सजेस्ट किया गया था, ये क्राइटेरिया प्रॉब्लमेटिक था। क्यों प्रॉब्लमेटिक था? कारण ये है, दिस क्राइटेरिया वर प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इट डिडंट डिफाइन हाउ बिग एन इकोनॉमी, या कितना बड़ा मिलिट्री पावर हो, कितना बजट कंट्रीब्यूट करता हो, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं बताई गई थी। पॉपुलेशन बताया गया था ना, पॉपुलेशन के टर्म में बड़ी कंट्री, लेकिन आपने डिफाइन ही नहीं किया था कि कितना बड़ा पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ आया? अब हम इसी में दूसरा क्वेश्चन जब लिखेंगे ना कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ कैन यू सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट इंडिया शुड बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन, हाँ, ये प्रॉब्लम पूछेगा तो आप ये लिखिएगा ना
इंडिया वाले क्वेश्चन अब गौर से सुनिए, क्वेश्चन क्या है अपने पास, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वहां पे लिख लीजिए आप लोग, शायद लिखवा दिए थे उस दिन, है ना, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया How can you support the move permanent? We're non-permanent member. हाउ कैन यू सपोर्ट द स्टेटमेंट, हाउ कैन यू सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट इंडिया शुड बी परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, इंडिया शुड बी परमानेंट मेंबर, कि भारत को एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। हम आपको बताते हैं, आप बताइएगा कि 1997 में कुछ क्राइटेरिया लाई गई थी, सजेस्ट की गई थी परमानेंट मेंबर बनने के लिए, कोफी अन्नन जब अपने पास सेक्रेटरी जनरल थे, और इंडिया उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सबसे पहला था एक बड़ा इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। आज इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है। अब देखिए, एक बड़ा इकोनॉमिक पावर चाहिए ना, आज हम वर्ल्ड में कितना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है ना भाई, 5th है। हम वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला गया था इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एक बड़ी कंट्री चाहिए, हम 2nd लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, हम 2nd लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। एक आया था बड़ी इकोनॉमिक मिलिट्री पावर चाहिए, हम 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, ठीक है, याद है क्या। हमारे पास वर्ल्ड की जो है वो 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री है अपने पास, यूएस है अपने पास, ठीक है, यूएस सर, रसिया वाला पोर्शन, ठीक। इजराइल सब छोटी कंट्रीज है ना, हमारे सामने टिके ही कहाँ, बताइए ना, 1 लाख 1.25 लाख की सेना है उन लोगों के पास। सुनिए, तो ये हम आपको क्या बताना चाहते हैं, 5th लार्जेस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, जो क्राइटेरिया सजेस्ट किया गया था, क्या हम वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी चाहिए तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बड़ा पॉपुलेशन चाहिए, वर्ल्ड के 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, बड़ा मिलिट्री पावर चाहिए, वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, रेगुलर कंट्रीब्यूटर होना चाहिए। हम यूएनएससी में हमेशा जो है वो 0.9%, अराउंड 1%, ठीक है, अराउंड 1% के आसपास हम रेगुलर कंट्रीब्यूटर है बजट का, ठीक है। हम अराउंड 1% जो है वो रेगुलर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। कितना होता है 1% में? 1% हम हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद अपने पास बताया गया था कि जनरली वो कंट्री ह्यूमन राइट को रेस्पेक्ट करती हो, ठीक है, डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट करती हो। हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हो गए हम। उसके अलावा याद है क्या बोला गया था कि हम जो है वो किसको, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हो। जी, हमने ह्यूमन राइट्स को इतना हद तक सपोर्ट किया है कि हमने अलग से NHRC बनाया है। इंडिया सपोर्ट ह्यूमन राइट्स, हमेशा जो है ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता है, रेस्पेक्ट करता है, ऑलवेज इंडिया रेस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। क्योंकि हमने 1993 में इंडिया ने क्या बनाया था, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इंडिया ने 1993 में NHRC बनाया था। तो यार हमसे ज़्यादा कौन सी कंट्री ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करेगी या रिस्पेक्ट करेगी? हमने तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने यहाँ क्या किया है, एक सेपरेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है NHRC के नाम से, एक अलग से कमीशन बना दिया है। अराउंड 1%। हाँ, अराउंड 1% रेगुलर कंट्रीब्यूटर ऑफ UN बजट, UNSC का जितना बजट है उसमें हम 1% हमेशा देते हैं। 1993 में हमें NHRC फॉर्म किया था टू रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। हमने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है, NHRC बनाया है, ठीक है। अब उसके बाद बताइए, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट वो क्या बोलते हैं कि डाइवर्सिटी वाली, डाइवर्सिफाइड कंट्री है। हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे यहाँ, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, हमसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहीं है। हमारे कितनी लैंग्वेज बोली जाती है? मोर देन 5000। हमारे यहाँ तो सिर्फ अपने पास 22 लैंग्वेज जो है वो शेड्यूल कर दिया हमने, ठीक है, याद है। तो ये सब पॉइंट जोग्राफिकल टर्म में हम वर्ल्ड में जो है कितना ज़्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। माउंटेन है, डिजर्ट है, प्लेन है, आइलैंड है, हमारे पास जो है वो सब कुछ है हमारे पास। मतलब जो भी जोग्राफिकल टर्म में चाहिए वो सारा चीज़ हमारी कंट्री के अंदर है। इंडिया चले गया तो पावरफुल हो जाएगा। हाँ,
लेकिन यूएन में जाने का मतलब हम आपको एक बात बताते हैं, देखिए कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती है, उसका उतना मतलब कि हमें दुख भी नहीं होता। कारण बताते हैं, गौर से सुनिएगा। अभी जैसे बोले ना कि यूनाइटेड नेशन को यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, लेकिन आपको पता है एक प्रॉब्लम हम आपको बताए, बड़ा प्यारा सा। देखिए अभी जो लड़ाई चल रही है, इजराइल का लड़ाई चल रहा है किसके साथ? ईरान के साथ। इजराइल का लड़ाई किसके साथ चल रहा है? ईरान के साथ। अच्छे से समझिए। अब देखिए गौर से, अभी क्या होगा कि जो भी कंट्री इजराइल को रोकना चाहती है, इसके अगेंस्ट रिजोल्यूशन लेके आएगी यूनाइटेड नेशन के अंदर कि इजराइल को रुकना चाहिए, ऐसे सबके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। अब देखिए अभी क्या है कि वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज वहाँ पे अपना पास नेगेटिव वीटो लगा देती है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुप रहेंगे, ठीक है। सारी कंट्री चुप रहेगी और अमेरिका जैसी कंट्री बोलेगी कि ठीक है, बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अमेरिका चाहेगा कि वो ईरान के ऊपर अटैक ना करे, क्योंकि बगल में गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज के ऊपर सारा का सारा अमेरिका का अलाइड है, मतलब अमेरिका का कंट्रोल है गल्फ कंट्रीज के ऊपर। अगर मान लीजिए हम परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, तो अभी ईरान हमारे पास आता और हमें बोलता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जाओ, तुम रिजोल्यूशन लेके आओ, ठीक है, और फिर बोलो कि इजराइल जो है उसको बैन करे, इजराइल को बैन किया जाए। आप लोग कहते हैं इजराइल के साथ तो रिलेशनशिप, अब देखिए हमारा रिलेशन इजराइल के साथ भी बढ़िया और ईरान के साथ भी बढ़िया। ऐसे समय में अगर मेरे पास वीटो होता, अगर ऐसे समय में हमारे पास वीटो होता तो हम तो फिर क्या हो जाते, फंस जाते ना कि हम ईरान के साथ जाए, क्योंकि अगर हम ईरान के साथ नहीं जाते तो हमारा काफ़ी बड़ा पेट्रोलियम का जो है याद है वो अपने पास एक्सपोर्टर है हमारे लिए, हम ज़्यादा इंपोर्ट वहाँ से पेट्रोलियम का करते हैं। तो ये बात भी है ना कि हमारा एक कंट्री के साथ जाते तो दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन खराब होता। तो कभी कभी कोई चीज़ ना मिलती है तो वो बढ़िया है, मिल जाती है तो उससे भी बढ़िया है, ठीक है सर। तो कुछ एक दो चीज़ में खराब है और अच्छी चीज़, बाकी हम उसके अंदर जब परमानेंट मेंबर बनेंगे तो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं ना। फिर हम मसूद अजहर को जो है एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बनाने के लिए बार बार रिजोल्यूशन लेके आते हैं, क्या जरूरत है जी? हम जाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर रहेंगे, ऐसे ही हमारा जो है वो एक बार हमारा डिसीजन सारी कंट्री एक्सेप्ट कर लेगी। हाँ सर, वो क्या रहता है इनका, अगर जैसे किसी ने वो लगा दिया तो वो माना भी जाएगा, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ आया कि कौन कौन सा क्राइटेरिया लाया गया था। और गौर से सुनिएगा, अभी ना जो परमानेंट मेंबर है ना उनके पास वीटो है, उनके पास क्या है? वीटो है। एक और रिफॉर्म किया जा रहा है वीटो को लेके, ठीक है, एक और रिफॉर्म की बात चल रही है कि वीटो को थोड़ा सुधारिए। वीटो का मतलब क्या होता है, एकदम मीनिंग ऑफ वीटो आपसे पूछा जाएगा तो एक लाइन में बोलिएगा। वीटो का मतलब होता है आई से नो। वीटो का मतलब क्या होता है? आई से नो। वीटो का मतलब होता है आई से नो। इसका मतलब हम एक लाइन में बताते हैं, यह जो 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है, उनके पास वीटो पावर है, ठीक है। इन 5 परमानेंट के पास क्या अपने पास वीटो पावर है, ठीक है। अब देखिए इनके पास, ये परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर मिलने से मेन प्रिविलेज क्या है इनके पास? द मेन प्रिविलेज ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स आर परमानेंसी एंड द वीटो पावर। पहला पॉइंट तो ये कि ये परमानेंट है, मतलब कि ये पहला बात कि ये परमानेंट मेंबर है, और दूसरा इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर कहने का मतलब, अगर मान लीजिए अभी 193 मेंबर कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं? 190। अभी 193 मेंबर कंट्रीज है। अगर मान लीजिए कि उस 193 में 5 परमानेंट मेंबर है, 5 कितने हैं? 10 कितने हैं? नॉन परमानेंट, ठीक है, अधिक है। और बाकी रेस्ट, अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा ये सब मिला के अगर 192 कंट्रीज किसी भी रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर ले, किसी भी बिल को क्या कर ले, ये एक्सेप्ट कर ले, और इन पांचों में से किसी एक कंट्री ने अगर मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं किया तो वो आपका वो जो रिजोल्यूशन लाया गया वो वहीं पे स्टॉल हो जाएगा, रुक जाएगा, रद्द हो जाएगी। हाँ, तो अगर 192 किसी के फेवर में आ गई, ठीक है, और अगर एक अपोज कर दिया तो मतलब आपका जो बिल है वो क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन ये कौन अपोज करेगा? इन पांचों में से कोई एक अगर अपोज कर दिया तो आपका जो मतलब कि रिजोल्यूशन है वो ही खत्म है। बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट करे या ना, लेकिन ये पांचों की बात कर रहे हैं। इंडिया को बनाया जाएगा चाइना तो अपोज करेगा। हाँ करेगा। अभी भी इस बार भी जब इंडिया जा रहा था तो इसलिए तो इंडिया को नहीं मिल पाया ना परमानेंट मेंबरशिप, चाइना। तो देखिए सबसे पहला, द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड बाय वोटिंग। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो भी डिसीजन होता है वो किससे होता है?
सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जितना भी डिसीजन होता है वो कैसे होता है, वोटिंग के थ्रू, ठीक है, याद रखिए। सबके पास एक वोट होता है, ठीक है। हाउएवर द परमानेंट मेंबर कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है। ये जो परमानेंट मेंबर है पांचों, ये नेगेटिव वोट डाल सकते हैं, मतलब वीटो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, वीटो। इन पांचों के अलावा कोई और नहीं लगा सकता, और एक बार वीटो लग गया तो फिर वीटो इन पांचों के अलावा कोई दूसरा नहीं लगा सकता। एक बार अगर वीटो लग गई तो मतलब आपका वो प्रॉब्लम वहीं पे खत्म, ठीक है। वो चीज़ है अब दोबारा डिस्कस नहीं होंगी। सो दैट इवन इफ ऑल अदर परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर वोट फॉर अ पार्टिकुलर डिसीजन एंड एनी परमानेंट मेंबर निगेटिवली वोट कैन स्टॉल द डिसीजन। स्टॉल का मतलब होता है रोक देना, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी डिसीजन के फेवर में सारे परमानेंट नॉन परमानेंट सारे के सारे लोगों ने क्या किया है कि एक फेवरेबल डिसीजन में वोट किया है, लेकिन अगर इन पांचों में से किसी एक ने अगर निगेटिव वोट डाल दिया, जो पांच परमानेंट हैं उन पांचों में से अगर एक ने भी निगेटिव वोट डाल दिया तो आपका डिसीजन वहीं पे स्टॉल हो जाएगा, रुक जाएगा, वो डिसीजन आगे नहीं जाएगा। ये होता है नेगेटिव वोट। ये क्या होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव वोट कितनी कंट्रीज के पास है, 5। मतलब अगर वीटो की बात करें, वीटो कहीं बोला गया नेगेटिव वोट, तो जनरली याद रखिए निगेटिवली वोट करने का अधिकार पांचों कंट्रीज के पास है। जो परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो है, जिसका मतलब होता है आई से नो। अगर सारी कंट्रीज एक किसी डिसीजन के फेवर में वोट कर रही है, अगर इन पांचों में से किसी एक ने अपोज में कर दिया तो आपका डिसीजन वहीं पे खत्म हो जाएगा, स्टॉल हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद वो डिसीजन आगे नहीं बढ़ेगा। समझ आ रहा है। बाकी ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, आपको पता है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसके अंदर आ जाते हैं 15 मेंबर बनाने के लिए, यूएनएससी का 15 मेंबर बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, हर एक कंट्री इसके मेंबर बनते हैं नॉन परमानेंट। कैसे बनते हैं, अल्फाबेटिकली। इनका कैसे इलेक्शन होता है, अल्फाबेटिकल। पहले ए के नाम से पूरे आ गए, फिर बी के नाम से आ गए, फिर सी के नाम से आ गए, ऐसे पूरे के पूरे आते हैं, ठीक है। इनका टेन्योर 2 ईयर्स होता है। कितना साल होता है, 2 साल के लिए। नॉन परमानेंट कितने आते हैं, 2 साल के लिए आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अ कंट्री कैन नॉट री इलेक्ट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ टर्म। कोई भी कंट्री 2 साल का अपना टेन्योर पूरा किया और उसके जस्ट बाद फिर से नहीं चुनी जाएगी। समझ आया, अल्फाबेटिकली आता जाएगा, अल्फाबेटिकली आएगा। इमीडिएटली मतलब ऐसा नहीं है कि इस बार भी हम हैं और अगले टेन्योर में भी हम ही चलेगा, नहीं, परमानेंट चेंज नहीं होंगे, वो तो फिक्स रहेंगे। इसीलिए मैंने फीचर बताया ना, परमानेंट वालों का फीचर क्या बताया, पहला मैंने बताया परमानेंसी होता है और दूसरा उनके पास वीटो होता है। परमानेंट मेंबर के पास 2 इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है। पहला प्रिविलेज है परमानेंसी, वो परमानेंट है, कभी नहीं हटेंगे, और दूसरा उनके पास जो है वीटो है। दूसरा क्या है उनके पास, वीटो पावर। याद रखिएगा, ये वाला अपने पास स्टेटमेंट आता है ट्रू और फॉल्स में। अगर एक बार कोई कंट्री एक बार इलेक्ट हो गई, ठीक है, तो दोबारा तुरंत इमीडिएटली इलेक्ट नहीं होगी नॉन परमानेंट मेंबर। समझ आ रहा है, फिर से उनका टेन्योर आएगा अल्फाबेटिकली, तब जाके वो फिर से क्या होंगे, इलेक्ट होंगे। इतना पॉइंट समझ आई मेरी बात, पक्का। आगे देखिएगा, द नॉन परमानेंट मेंबर डू नॉट हैव द वीटो पावर। इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़ो सब भाई, जोर से पढ़ो। व्हाट आर, ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में करना है अपने पास कि व्हाट आर द सजेशंस फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन यूएन। यूनाइटेड नेशन के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए क्या क्या सजेशन है, तो वही बताना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मैंने बताया था 4 पॉइंट में, आपको याद है ना, कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग में चेंज किया जाए। दूसरा था कि इसके जो है परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर को इंक्रीज किया जाए। तीसरा, इनका जो मेंबर इंक्रीज किया जाना चाहिए वो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से इंक्रीज किया जाए। और चौथा मैंने बताया था कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज बोलती है इसके बजटरी प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट किया जा रहा है या फिर उसको रिफॉर्म की जाए। तो ये 4 आपको पॉइंट लिखने हैं, बड़े अच्छे से नोट्स में लिखा गया, वहां से उठा के आप इसको लिखिएगा, ठीक है। एक ये अपने पास ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूएन। अच्छा, एक बात बताइए, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है किसी का कार्य करने का जो अपने पास एरिया होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारा ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ ये संस्थान तक है, हम यहीं तक अपना वर्क कर सकते हैं, है कि नहीं है। यही चीज़ें जो है हम बाहर जाकर नहीं कर सकते ना, समझिए। हमारा पढ़ाने का भी संस्थान तो फिक्स्ड है ना, या फिर अगर मान लीजिए बच्चे को हम कुछ बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, डांट सकते हैं, वो सिर्फ यहीं तक कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आया।
ये चीज़ें हम बाहर तो नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझ आया? तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि जनरली किस एरिया तक आपका पावर लिमिटेड है, सीमित है। यूनाइटेड नेशन आज वर्ल्ड में कहाँ तक क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कौन कौन से एरिया में अपना काम कर सकता है। अभी हम आपको एक बात बताते हैं, यूनाइटेड नेशन को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो वर्ल्ड के हर एक प्रॉब्लम में इंटरवेन कर सकता है, कहीं से कोई रुकावट नहीं है। वर्ल्ड के हर एक प्रॉब्लम में इंटरवेन भी कर सकता है और उसको सॉल्व भी कर सकता है। लेकिन एक बात बताते हैं, क्या है कि इसके अंदर जो डोमिनेंस है ना वो कुछ ही कंट्री का है। जो डोमिनेंस है वो क्या है? अब क्या है कि उनके अगेंस्ट ये कभी बोलता नहीं है। नहीं तो एक बात बताइए, अभी इजराइल जो है ना, आप खुद सोचिए, अभी इजराइल यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को जो है एंटोनियो गुटरेस साहब जो है उनको अपने कंट्री में आने से बैन लगा दिया। बोला कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस कभी इजराइल नहीं आएंगे। इजराइल में आना उनके लिए बैन हो गया। अभी हुआ है। अब खुद सोचिए भाई, आप उनके ज्यूरिसडिक्शन को हार्म कर रहे हो, ठीक है। ऐसे समय तो वेस्टर्न कंट्रीज अगर चाहती तो 1 मिनट में जो है इजराइल अपना सब कुछ खो सकता था। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऐसा नहीं है कि पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो अपने पास अंडर डेवलप्ड या लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, LDC कंट्रीज हैं, उनके लिए वर्क तो करती है ना। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज के लिए काम करती है। यूनाइटेड नेशन ने इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर था उसको रिजॉल्व करवाया, लेकिन इंडिया और चाइना के वॉर को रिजॉल्व नहीं करवाया। क्यों सर? चाइना परमानेंट मेंबर था। तो सर लेकिन उसका तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। तो मतलब हर जगह वो अपना रोल प्ले नहीं करता है, तो ये तो जबकि वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में है, लेकिन ये रोल प्ले नहीं करता है। यूएसए की किसी के साथ लड़ाई हो तो वो नहीं बोलता। इराक में बोला कुछ नहीं बोला, समझिए। इराक के ऊपर जाके अपने पास अमेरिका कितना बमबारी किया। रसिया यूक्रेन में कुछ बोल पा रहा है? क्योंकि रशिया उसका मेंबर। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन ये अपनी ज्यूरिसडिक्शन को कम्प्लीटली एंजॉय नहीं कर पा रहा है। इसके लिए कुछ कमी भी है, वो सब कुछ यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अपने पास यूनाइटेड नेशन के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। पहला पॉइंट कि जब यूनाइटेड नेशन ने अपना 60 साल कंप्लीट किया था, ठीक है, कब? 2005 में, ठीक है, क्योंकि 1945 में बना था यूनाइटेड नेशन। मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले अपने पास कब किया था? एक साल? क्या 24 ना भाई, 1945 में 24 अक्टूबर को बना था, ठीक है। और इंडिया जो है वो 30 अक्टूबर को जाके इंडिया ज्वाइन कर लिया था। 6 दिन बाद 30 अक्टूबर को इंडिया ज्वाइन कर लिया था उसको, ठीक है। तो 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और जब अपना ये 60 साल कंप्लीट की थी, कितना साल? As the United Nations completed its 60 years of its existence, the head of all member states met on September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. 2005 में इनकी मीटिंग हुई। देखिए, हर साल सितंबर में हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, प्राइम मिनिस्टर, क्या? हाँ, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब सितंबर 2005 में, देखिए हर एक सितंबर को जो है इसकी मीटिंग होती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग सितंबर में होती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग कब होती है? सितंबर में। 2005 में जब इसकी मीटिंग हुई थी तो सारे वर्ल्ड के कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे गए थे, प्रेजेंट हुए थे। उन लोगों ने कुछ डिसीजन लिया था यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा रेलिवेंट बनाने के लिए, कि यूनाइटेड नेशन आज वर्ल्ड में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करेगा, इसके लिए कुछ डिसीजन लिया गया था। 2005 में जब डिसीजन लिया गया था तो इनके जितने भी लीडर्स थे, द लीडर्स इन दिस मीटिंग डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू मेक द यूनाइटेड नेशन मोर रेलिवेंट इन द चेंजिंग कंटेक्स्ट। उस समय जनरली जितने भी लीडर्स पार्टिसिपेट किए थे उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें कुछ डिसीजन लेना है, कुछ स्टेप उठाने हैं जिससे यूनाइटेड नेशन आज वर्ल्ड में ज़्यादा रेलिवेंट हो। आज देखिए, यूनाइटेड नेशन वाकई में वर्ल्ड में उतना रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आज उतना रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन होता तो कभी इजराइल का वॉर नहीं होता, रसिया यूक्रेन वॉर नहीं होता। आज वर्ल्ड में जो अपने पास यूएस डोमिनेंस दिख रहा है ना, वो डोमिनेंस नहीं दिखता। आज जो वेस्टर्न वैल्यूज पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पोज हो रही है वो चीज़ें नहीं हो पाती, समझिए। क्वेश्चन है, अमेरिका ना पीछे कोई देखता नहीं, बट अमेरिका ईवीएम को चलाता है ना। हाँ, वही चलाता है।
कारण आपको हम बता रहे हैं ना, सबसे बड़ा बजट कंट्रीब्यूटर तो वही है। अपना फायदा ही देखिए। तो हम आपको ये बताते हैं कि 2005 में जब इनका 60 साल कंप्लीट हुआ था तो इन लोगों की मीटिंग हुई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग कौन से मंथ में होती है? सितंबर। इनकी मीटिंग हुई थी और सारे लीडर्स ने कुछ स्टेप लिया था इसको और ज़्यादा रेलिवेंट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? रेलिवेंट बनाने के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या अपने पास 2005 में क्या सजेशन लिए गए थे। देखिए हमने आपको एक चीज़ बताया था कंप्लेन के बारे में कि कंप्लेन जो है 1992 में कौन कौन से कंप्लेन थे अपने पास, 3 कंप्लेन अलग बताया। फिर 1991 में मैंने आपको बताया था कि कुछ सजेशन था परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए। और तीसरा डेट अपने पास याद रखना है 2005। क्या याद रखना है? 2005 में यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा रेलिवेंट बनाने के लिए कुछ डिसीजन लिया गया था। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप हैड बीन टेकन बाय द लीडर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू मेक इट मोर रेलिवेंट इन द चेंजिंग कंटेक्स्ट। आज प्रेजेंट टाइम के बदलते वर्ल्ड में जो है इसको और ज़्यादा रेलिवेंट बनाने के लिए कुछ डिसीजन लिया गया था। 2005 में कौन कौन सा डिसीजन लिया गया था? सबसे पहला डिसीजन था अपने पास क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन। पहला सजेशन क्या था अपने पास? कि हम लोग पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पीस बिल्डिंग कमीशन का काम क्या होगा? वर्ल्ड में पीस को स्थापित करना। जहाँ भी झगड़ा वगैरह होगा वहाँ पे इनके मेंबर्स जाएंगे और उस जो क्राइसिस होगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको क्या करेंगे? ये सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। पहला डिसीजन क्या लिया गया था कि हम लोग क्या बनाएंगे? पीस बिल्डिंग कमीशन। पहला क्या सजेशन लिया गया था? पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे। दूसरा डिसीजन जो लिया गया था वो लिया गया था कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गौर से सुनिए, अगर किसी कंट्री में, किसी भी देश में, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अगर वहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में फेल्योर हो जाती है तो वैसे कंडीशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेवारी है कि वो वहाँ जाए और वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करे। एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताते हैं, सुनिए। अगर मान लीजिए जैसे म्यांमार में क्या हुआ? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री वहाँ पे तख्ता पलट कर दी। ठीक है, और उसके बाद मिलिट्री वहाँ कंट्रोल कर ली। अगर मान लीजिए मिलिट्री वहाँ पे लोगों को मारने लगे, अपने लोगों को जो है वो सर्वाइव करने में मुश्किल कर दे, ठीक है, वहाँ के लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, तो वैसे समय में क्या होगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी जाएगी और उसकी जिम्मेवारी होगी वहाँ का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने का। जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ पे तो ऐसा नहीं करा इन्होंने। नहीं, वही तो हम आपको बताते हैं कि इन्होंने डिसीजन लिया था लेकिन उसको फॉलो कहाँ किया। सर ऐसे ईरान से क्या करना है? बंद करो, खोल भी दिया, तो बंद ही तो किए थे। खोल दिया। सर जब ईरान इजराइल पे कर रहा है तो ईरान में कितने लोग मर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रहा। तो यही है ना, अभी जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, गौर से सुनिए। एक सबसे सटीक एग्जांपल है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। अभी इजराइल अटैक किया किसके ऊपर? पैलेस्टाइन के ऊपर। ठीक है, पैलेस्टाइन के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर अटैक किया, 70% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, वहां के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा एग्जांपल एक और देते हैं, उसने लेबनान के ऊपर अटैक किया। अभी किसके ऊपर? अभी इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक किया। उसकी सिटी जो कैपिटल सिटी थी बेरूत, तो उसको पूरा शमशान बना दिया, खत्म हो गया। अब वहां की गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में असफल हो गई, वहां लोग मारे जा रहे हैं। गौर से सुनिए, इस समय ये डिसीजन लिया गया था 2005 में कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए जब उस कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोगों को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां जाए। जो पावरफुल कंट्रीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां जाए और उन लोगों को क्या करे। लेकिन ये चीजें हो रही हैं क्या आज? वो तो चाहते हैं कि हो, लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। ठीक है, फिर यूएन का क्या फायदा है? यही तो बता रहे हैं कि आज इसका रेलिवेंस पढ़ेंगे हम आगे कि क्या यूनाइटेड नेशन कितना रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम आगे पढ़ेंगे। तो कोई आवाज भी नहीं उठा। हम इसी चीज को अभी आगे पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या प्रेजेंट टाइम में वाकई में रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये देखिएगा, सॉरी सेकेंड पॉइंट ये है अपने पास, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम एट्रोसिटीज। अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट, दूसरा डिसीजन क्या लिया गया था? अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में फेल्योर हो जाती है तो उस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करे। समझ आया? जो पावरफुल है, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? वो जाके वहां लोगों को प्रोटेक्ट करे। तीसरा डिसीजन क्या लिया गया था? देखिए सर नॉन परमानेंट का काम क्या है? थर्ड डिसीजन सुनिएगा अपने पास।
बताते हैं। एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। जनरली तीसरा डिसीजन ये लिया गया था कि हम अपना एक ऐसा टारगेट फिट करेंगे जिस टारगेट से करोड़ों लोगों को एक साथ बेनिफिट मिले और हम लोग उसको अचीव करने का काम करेंगे, ठीक है। तो तीसरा डिसीजन था एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियल डेवलपमेंट गोल। हम वैसे गोल को सेट करेंगे और अचीव करेंगे जिससे मिलेनियल लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्या करे, फायदा मिले, ठीक है। मतलब हम वैसा गोल सेटअप करेंगे जिससे लाखों लोगों को एक साथ प्रॉफिट मिलता हो, करोड़ों लोगों को एक साथ क्या मिलता हो, प्रॉफिट मिलता हो, और उसको अचीव भी करेंगे, उसको अचीव करेंगे। ये तीसरा अपने पास टारगेट था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसी के अंदर लाया गया था। क्या लाया गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि सबको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे, सबके लिए हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, सैनिटेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये सब ना हमें वर्ल्ड के, हाँ ओवरऑल वर्ल्ड में सबके लिए हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। हाँ करती है, ऐसा नहीं है। नहीं, यूनाइटेड नेशन वर्क करती है इसके लिए, साफ सफाई, स्वच्छता, ठीक है। समझ आया आपको? ठीक है, आगे देखिए। फोर्थ पॉइंट क्या था अपने पास? फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, कि हम लोग HRC बनाएंगे, ह्यूमन राइट काउंसिल बनाएंगे, ठीक है। और 2006 से ये काम करना भी शुरू कर दिया। ह्यूमन राइट काउंसिल क्यों बनाया गया था? कि अगर कहीं पे ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा हो, अगर कहीं पे मानव अधिकार क्या हो रहा हो, वायलेट हो रहा, तो वैसे समय में एक काउंसिल बनाई जाएगी, ह्यूमन राइट काउंसिल, और इसकी जिम्मेवारी होगी कि ये जाके क्या करेगी, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, कोई कंट्री होती है जो अपने जेल में जो है वो कैदियों को, दूसरे कंट्री के कैदियों को अगर पकड़ती है तो उनको काफ़ी गलत तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान वाले करते हैं। तो वैसे सारी कंट्री, लगभग जितने भी कंट्री, तो सब सुनिए ना, अमेरिका ना पूरे वर्ल्ड से जब लोगों को पकड़ के ले गया था ना, ठीक है, तो उसने जो है एक आइलैंड के ऊपर सारे वर्ल्ड के टेररिस्ट को ले जाके पकड़ के रख दिया था इलीगल तरीके से। और अमेरिका, आपको पता है ना, किसी कंट्री में अगर उसका कोई दुश्मन छुपा हो तो उस कंट्री से परमिशन नहीं लेता, इंटर करता है, उठाता है, लाके रख देता है, ठीक है, अपने यहाँ। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट वायलेट हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ह्यूमन राइट काउंसिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और 2006 से ह्यूमन राइट काउंसिल काम कर रही है, ठीक है। विच काइंड ऑफ रिफॉर्म इंडिया सजेस्टेड इन यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन में इंडिया कैसा रिफॉर्म चाहता है? इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म की बात करेंगे। तो गौर से सुनिए, पहला पॉइंट, आफ्टर फॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन ऑन 24 अक्टूबर 1945, इंडिया ज्वाइन इट ऑन 30 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को बनने के बाद इंडिया 30 अक्टूबर 1945 को जाके यूनाइटेड नेशन ज्वाइन कर लिया। समझ आया? ये तो याद है। 24 अक्टूबर को बनने के बाद इंडिया 30 अक्टूबर को जाके यूनाइटेड नेशन ज्वाइन कर लिया था। दूसरा पॉइंट, इंडिया हैज़ ऑलरेडी सपोर्टेड फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन सेवरल ग्राउंड। इंडिया हमेशा ये सपोर्ट करता है कि यूनाइटेड नेशन को रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? हाँ, अलग अलग चीज़ों में रिफॉर्म की जानी चाहिए, ठीक है। इंडिया हमेशा ये बात सपोर्ट करता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए? रिफॉर्म करना चाहिए, उसमें सुधार करनी चाहिए। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको सुधार करनी चाहिए और सारे सुधार की बात इंडिया करता है। इंडिया बिलीव दैट, इंडिया विश्वास करता है, इंडिया बिलीव दैट अब स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज्ड यूनाइटेड नेशन इज डिजायरेबल इन चेंजिंग वर्ल्ड। आज प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, अगर हमारा यूनाइटेड नेशन काफ़ी ज़्यादा रिवाइटलाइज्ड है, पावरफुल है, तो ये ज़रूरी है। प्रेजेंट टाइम के बदलते सिनेरियो में यूनाइटेड नेशन का और ज़्यादा पावरफुल होना क्या है? नेसेसरी है। इंडिया इस बात को सपोर्ट करता है। इंडिया बिलीव दैट स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज्ड यूनाइटेड नेशन इज डिजायरेबल इन चेंजिंग वर्ल्ड। आज प्रेजेंट टाइम में जैसे वर्ल्ड हमारा बदल रहा है, इस समय यूनाइटेड नेशन का और ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावरफुल। इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड एंड enhanced role for the United Nations in promoting development cooperation among the state। इंडिया विश्वास करता है और सपोर्ट करता है कि यूनाइटेड नेशन को आज वर्ल्ड में कॉपरेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन को क्या करना चाहिए? वर्ल्ड में कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया इस बात का विश्वास करता है, ठीक है। नहीं सर, नहीं।
ना हम नहीं खा सकते, वो हमें थोड़ा खान आ रहा है वीडियो में। वो आ रहा है ना, क्या बोलते हैं वहाँ, डॉक्टर मना किया है ना, डॉक्टर ने सांस लेने को मना किया हमको। डॉक्टर बोला है कि नहीं खा सकते। हाँ नवरात्रि समझ आया ये पॉइंट? इसका व्रत हो या ना बात करेगी। सुनिए पॉइंट, ठीक है। खाना बोलोगे। हाँ वही देखो, इंडिया सपोर्ट करता है, पॉइंट सुनिए, इंडिया सपोर्ट करता है कि यूनाइटेड नेशन का जो है प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट और कोऑपरेशन में जो स्टेट है उनके बीच में कोऑपरेशन करवाने में इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। अगला पॉइंट, इंडिया बिलीव दैट डेवलपमेंट शुड बी द सेंट्रल टू यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन अगर कोई भी काम करे, सेंट्रल का मतलब मेन एजेंडा, यूनाइटेड नेशन का मेन एम इसका क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन जो भी वर्क कर रही है उसका मेन गोल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि इंडियाज मेजर कंसर्न हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया का सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो किसके लिए? कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। किसको लेके? कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विच हैज रिमेन लार्ज, यहाँ पे लिखा गया है लार्जर स्टैटिक वाइल द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबरशिप हैज एक्सपेंडेड कंसिडरेबली। मतलब क्या है कि इंडिया का जो मेन कंसर्न है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन को लेके है। इंडिया बोलती है कि आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स कहां से कहां बढ़ गए, 51 से लेके आज 193 हो गए, लेकिन आज भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 के 5 ही परमानेंट है। तो इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर है, जबकि आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स जो है वो कंसिडरेबल नंबर पे बढ़े हैं, काफी ज्यादा बढ़े हैं। बनाता जब से 5 है, तब से 5 है और अभी तक 5 है, जबकि उस समय सिर्फ 51 मेंबर्स ने रेटिफाई किया था, मैंने बताया था ना आपको। और तब से लेके आज 193 मेंबर हो गए, फिर भी आज भी परमानेंट कितने हैं? 5 ही है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया का। इंडिया ऑल्सो आर्ग्यू दैट एन एक्सपेंडेड काउंसिल, इंडिया जो है ये विश्वास करता है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ज्यादा एक्सपेंड होगा, और ज्यादा मेंबर इसके अंदर आएंगे परमानेंट, ठीक है, विद मोर रिप्रेजेंटेटिव विल एंजॉय ग्रेटर सपोर्ट इन वर्ल्ड कम्युनिटी। तो इससे जो है याद रखिए यूनाइटेड नेशन को वर्ल्ड कम्युनिटी में काफी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। यूनाइटेड नेशन को वर्ल्ड कम्युनिटी में और ज्यादा क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा, जब इसके रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होंगे, जब इसके रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इंडिया आर्ग्यू दैट एन एक्सपेंडेड काउंसिल विद मोर रिप्रेजेंटेशन विल एंजॉय ग्रेटर सपोर्ट इन वर्ल्ड कम्युनिटी। बिफोर 1965, ये अलग से पॉइंट है, ये पॉइंट अलग से है, खत्म हो गया। हाँ वहां तक वो आगे लिखेंगे फिर, ठीक है। ये एक सेपरेट पॉइंट है यहाँ तक कि 1965 से लेके, ठीक है, याद रखिए 1965 से पहले यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उसके अंदर सिर्फ 11 मेंबर्स थे। कितने थे? 5 परमानेंट थे और 6 नॉन परमानेंट। लेकिन 1965 में जो है थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया और इसके मेंबर को 11 से बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 15, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ नॉन परमानेंट बढ़ाया गया। कौन बढ़ाया गया? परमानेंट 5 के 5 फिक्स्ड है, ठीक है। आगे देखिएगा इंडिया और क्या डिमांड करता है। इंडिया आर्ग्यू दैट द मेजॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबर्स आर नाउ डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया बोलती है कि आज यूनाइटेड नेशन में अधिकतर कंट्रीज कौन है? डेवलपिंग कंट्रीज है। 193 मेंबर में अधिकतर कंट्री कौन सी है? डेवलपिंग है। तो इट शुड ऑल्सो हैव अ रोल इन शेपिंग द डिसीजन इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच अफेक्ट देम। वही पॉइंट है। इंडिया ये आर्ग्यू करता है कि आज जो यूनाइटेड नेशन के अधिकतर मेंबर है वो डेवलपिंग कंट्रीज है। वो क्या है अपने पास? तो इसलिए इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। इसलिए इनका क्या होना चाहिए? यूनाइटेड नेशन के डिसीजन में। भाई एक बात बताओ, अधिकतर कंट्रीज अगर डेवलपिंग कंट्रीज है तो उनका तो इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए ना डिसीजन लेने में। उनका इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए डिसीजन लेने में, ठीक है। आगे इंडिया सपोर्ट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर बिकॉज द एक्टिविटीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव ग्रेटली एक्सपेंडेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। जनरली इंडिया ये डिमांड करता है कि इसके परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों मेंबर बढ़ाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बड़ा